और नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। सबसे बड़ी खबर इस वक्त प्रयागराज से आ रही है, जहां प्रयागराज में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का बवाल सामने आया है। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। करछना के इसौटा गांव में दरअसल बवाल हुआ था और अब उसी के लिए जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं, साथ ही साथ जो कार्यकर्ता हैं, वो वहां जाने की लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन चंद्रशेखर को, जो कि भीम आर्मी के संस्थापक हैं, नगीना से सांसद हैं, उन्हें जाने नहीं दिया गया, उन्हें नजरबंद किया गया, जिसकी वजह से जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता, आप इस वक्त देखिए किस तरीके से गाड़ियों को तोड़फोड़ की जा रही है। और ये आप देखिए तस्वीरों में आपको नजर आएंगे आजाद समाज पार्टी के सह संस्थापक, नगीना से सांसद चंद्रशेखर, जिन्हें पहले तो पुलिस ने नजरबंद किया। वो आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। दरअसल ये पूरी घटना इसौरा गांव की है, जहां जाने से पुलिस ने चंद्रशेखर को रोका और उसके बाद और उसकी वजह से कि आखिर क्यों चंद्रशेखर को रोका गया, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कुछ इस तरीके से बवाल किया। इस बीच और बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी खबर से जुड़ी हुई आप देखिए, इस वक्त पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। प्रयागराज बवाल मामले में पुलिस का एक्शन भी सामने आ गया है। पुलिस ने 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो अब इसमें पुलिस जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने यहाँ तोड़फोड़ की है, गाड़ियों को आग के हवाले तक कर दिया, उस पर अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इसौरा में दलित की हत्या कर उसका शव जलाया गया था और ग्रामीणों ने शव को पोस्टमार्टम ले जाने से रोक दिया था। उस वजह से 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर भी लिया गया था। लेकिन अब देखिए कि लगातार इसौरा जाने की कोशिश यहां चंद्रशेखर करते नजर आ रहे थे। वो वहां पीड़िता से मिलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से एक दलित की हत्या कर शव को जलाया गया, वहां परिजनों से मिलने के लिए वो जा रहे थे, लेकिन उनको जाने से पुलिस ने रोका और चंद्रशेखर को रोका गया। इस वजह से जो कार्यकर्ता थे वो गुस्से में आ गए और वहां की तस्वीरें ये आप देख रहे हैं। चक्का जाम करते हुए नारेबाजी की गई, पार्टी कार्यकर्ता उग्र हो गए। कुछ लोग जो इकट्ठा हुए थे, उनमें से कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा जो यहाँ पे मौके पे जो उपस्थित पुलिस बल था, उनके ऊपर पथराव और कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटना कारित की गई। बहुत ही अल्प समय में जो पुलिस बल था और उसके साथ साथ जो यहाँ के आसपास के जो जनसामान्य के लोग थे, उनके सहयोग से इस पूरे उपद्रव को शांत कराया गया। उपद्रवकारियों को तत्काल यहाँ से तितर-बितर कर दिया गया। मौके पे बहुत कम समय में ही पूरी स्थिति बिल्कुल सामान्य करा दी गई। जो भी उपद्रवी हैं, फोटोज़, वीडियोज़, सीसीटीवी इत्यादि के माध्यम से इन सभी की पहचान करा करके बहुत ही कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। कई सारे लोग इसमें अभी तक पकड़े भी जा चुके हैं और इसके साथ साथ इन सभी के विरुद्ध में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, NSA के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और जो भी सरकारी संपत्ति की क्षति हुई है वो भी इनसे वसूलने का कार्य किया जाएगा। तो ये आपने सुना, पुलिस ने जो एक्शन है वो भी ले लिया है। इस बीच देखिए प्रयागराज बवाल पर चंद्रशेखर आजाद का बयान सामने आ गया है। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं हमारे लोगों को फंसाया जा रहा है। चंद्रशेखर क्या कहना है, हमारी बढ़ती राजनीतिक ताकत से सरकार घबरा गई है और ये बड़ी वजह रही कि मुझे नजरबंद किया गया, मुझे रोका गया, मुझे परिजनों से मुलाकात नहीं करने दी गई और अब इस पूरे मामले की CBI जांच कराई जाए। क्या कुछ कहा, सुनवा देते हैं। कॉन्स्पिरेसी है और ये जो कौशाम्बी की घटना है उससे ध्यान हटाने के लिए किया गया है। मैं चाहता हूँ इसकी CBI के द्वारा जांच की जाए, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो कभी हिंसा का प्रयोग नहीं करते। आजकल आम हो गया है, बहुत सारी पार्टियों के लोग नीला पटका पहनते हैं। किसने नीला पटका पहन के ये सब चीज़ें की, मुझे जानकारी, क्योंकि मैं मौके पर नहीं था। जैसे आप मौके पर नहीं थे, मैं भी मौके पर, मुझे भी जानकारी नहीं। तो मगर मैं चाहता हूँ इसकी CBI जाँच हो, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, पता लग जाए किसने कराया, क्या सिचुएशन थी, क्यों हुआ, क्या स्थिति थी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पथराव हुआ आम लोगों पे, तब ये हुआ, कैसे हुआ, इसमें कौन कौन शामिल थे, इसकी जांच हो जाए। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अगर सिर्फ हमारे लोगों को टारगेट करके उन पे जो है इस तरह से अन्याय किया जाएगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। मैं अपनी तरफ से जाँच की मांग कर रहा हूँ, तो क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारे लोग दोषी नहीं हैं। अगर सरकार जो है या पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लोगों को जानबूझ के, हमारी पार्टी की बढ़ती ताकत को देख के, हमारी पार्टी की ज़मीन पे जो लोगों में प्यार बढ़ रहा है उसको देख के अगर हमारे लोगों को टारगेट करने का काम करेंगे तो हम लोग किसी भी कीमत पर चुप नहीं रहेंगे।
और हम प्रदेश स्तरीय आंदोलन जो है लखनऊ में करेंगे। ये बात की मैं सरकार को जो है पूर्ण रूप से जानकारी दे रहा हूँ। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और इस पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, क्या है पूरा मामला, जरा सा जल्दी से रिकैप में समझाइए कि आखिर जो दो जगह पर जाना चाह रहे थे, इसौरा और लौंदा, इन दोनों घटनाओं की वजह से परिजनों से मुलाकात करने चंद्रशेखर जा रहे थे, पुलिस क्यों रोक रही थी और उसकी वजह से जो ये पथराव और गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई, क्या है पूरा मामला, जल्दी समझा दीजिए। देखिए, दरअसल चंद्रशेखर रावण कल प्रयागराज में और कौशांबी में दो अलग अलग जगहों पर परिजनों से मुलाकात करने जाना चाहते थे। चंद्रशेखर रावण की तरफ से ये बात कही जा रही थी कि दोनों ही उत्पीड़न की घटनाएं हैं जिसको परिजनों से बात करके वास्तविकता जानना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो चंद्रशेखर की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि पुलिस और प्रशासन के तमाम सारे लोगों ने उनको पहले एयरपोर्ट पर रोका और उसके बाद गेस्ट हाउस में ले जाकर वहां पर उनको हाउस अरेस्ट किया और ये कहा गया कि वहां पर आपका जाना ठीक नहीं है, वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। हालांकि चंद्रशेखर इस बात का सवाल लगातार उठा भी रहे कि आखिरकार पुलिस ने उनको वहां जाने से क्यों रोका, क्या पुलिस को छिपाना चाहती है या क्या कुछ वजह है। और जैसे ही चंद्रशेखर की हाउस अरेस्ट की बात उनके कार्यकर्ताओं तक पहुंची तो ठीक उसके बाद भीम आर्मी के तमाम सारे कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और उसके बाद पुलिस से उनकी काफी नोकझोंक और झड़प भी हुई है, जिसके बाद तोड़फोड़ की तस्वीरें हम लोगों के सामने आई हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें चूंकि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है तो सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज के आधार पर बाकी लोगों की पहचान और शिनाख्त की जा रही है, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चंद्रशेखर की तरफ से लगातार यह बात कही जा रही है। आज सुबह भी जब हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे तो उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि वो इस पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। वो खुद चाहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच हो जाए, क्योंकि जिन लोगों ने प्रदर्शन किया है वो भीम आर्मी के लोग नहीं है। उनके पार्टी कार्यकर्ता संविधान में विश्वास रखते हैं, अनुशासित लोग हैं, वो हिंसक प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। अपनी पार्टी के बचाव में, अपने कार्यकर्ताओं के बचाव में चंद्रशेखर की तरफ से बयान जारी किया गया था। लेकिन पुलिस प्रशासन इस बात को लेकर पूरी तरह से अड़ी हुई है कि इसमें चूंकि अभी भी 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, 500 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है, तो पुलिस की कार्रवाई भी बहुत तेज है। और उसी कार्रवाई के विरोध में चंद्रशेखर इस बात को कह रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई भी अवैधानिक कार्रवाई की जाती है जो संविधान से परे होगी तो इस बात को लेकर वो राजधानी लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन करेंगे। इस बात की चेतावनी वो सरकार को सार्वजनिक तौर पर दे भी रहे हैं। तो फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में चूंकि चंद्रशेखर परिजनों से मुलाकात करने जाना चाहते थे, उनको पुलिस प्रशासन की तरफ से रोका गया। पुलिस प्रशासन की तरफ से यह तर्क दिया गया कि वहां पर जाना उनका ठीक नहीं होगा, लिहाजा वो ना जाए। और इसी बात को लेकर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोशित हुए, सड़कों पर उतरे, नारेबाजी की, तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई। तो ये दोनों पक्ष है। पुलिस और प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें जो सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी वो जो लोग इसमें सामने आएंगे, जिनकी तस्वीरें सामने आई हैं, उनसे की जाएगी। और चंद्रशेखर की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जाएगा तो वो सड़कों पर उतरेंगे और राजधानी लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन भी करने वाले हैं। अशोक, पहले तो चंद्रशेखर को नजरबंद किया गया, फिलहाल चंद्रशेखर कहां पर है अभी? देखिए, कल आज सुबह ही वो प्रयागराज से फिलहाल चले गए थे। मुझे लगता है वो अपने संसदीय क्षेत्र की तरफ गए होंगे। इस बात की भी प्रॉपर जानकारी नहीं है कि वो कहां पर है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में आज जाने वाले थे। सुबह प्रयागराज से उनकी फ्लाइट थी, उसके बाद वो सीधे दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से अपने संसदीय क्षेत्र में जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि चूंकि ये घटनाक्रम सामान्य घटनाक्रम नहीं है कि एक सांसद कहीं परिजनों से मुलाकात करने के लिए जाता है, उसको रोका जाता है, तो चंद्रशेखर भी इस बात का मुद्दा बहुत प्रमुखता से उठा रहे हैं कि मैं पीड़ित परिवार की आवाज को सुनने के लिए जाना चाहता था, लेकिन मुझे पुलिस प्रशासन की तरफ से रोका गया। इस बात का सवाल वहां के प्रशासन से भी होना चाहिए कि आखिरकार क्यों रोका गया। लेकिन प्रशासन की तरफ से भी यह तर्क दिया गया कि वहां पर राजनीतिक गतिविधि ना हो, कोई नेता वहां पर ना जाए, उससे स्थिति बिगड़ सकती है, लिहाजा ये बातें उनकी तरफ से रखी गई। और उसके बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ, तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई, मुकदमा पंजीकृत किया गया, जमकर नारेबाजी हुई, काफी देर तक प्रदर्शन सड़कों पर चलता रहा। तो अब इस पूरे प्रदर्शन को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सियासी तौर पर चंद्रशेखर सरकार को यह कह रहे हैं कि अगर उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर किसी भी तरह की अवैधानिक कार्रवाई की गई, उनको फंसाने की कोशिश की गई, तो वो सड़कों पर उतरेंगे और लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। अशोक, जरा ये समझाइए, पिछले कुछ दिनों से इन घटनाओं का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। अहीर रेजिमेंट की एंट्री होती है, कर्णी सेना की बात की जाए और अब हम बात कर रहे हैं भीम आर्मी की। तो ये क्या, ये लग रहा है क्या कि जातीय हिंसा के मुहाने पर यूपी खड़ी हुई है? पहले इटावा, फिर कन्नौज, अब प्रयागराज।
देखिए, अभी जो हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश में जिन बड़ी घटनाओं का जिक्र आपने किया, चाहे वो इटावा के कथावाचक कांड का मामला हो, उसमें एक भागवत कथा के दौरान धर्म छिपाने को लेकर एक मामला सामने आया जिसमें एक वर्ग विशेष के व्यक्ति की चोटी काटी गई, उसके बाद उसकी तरफ से मुकदमा पंजीकृत किया गया। बाद में जो दूसरा वर्ग था उसने कहा कि कथावाचक की तरफ से छेड़छाड़ की गई, तो कथावाचकों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ। और उसके बाद यादव रेजिमेंट या यूं कहे कि अहिर रेजिमेंट के लोग उस गांव में घुसने की कोशिश करने लगे जहां पर यादव कथावाचकों के साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। तो ये तमाम सारे घटनाक्रम कहीं ना कहीं आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कानून व्यवस्था की समीक्षा की थी, तो ये कहा था कि कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से उत्तर प्रदेश में जातीय संघर्ष की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और जब यही सवाल अखिलेश यादव से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि जातीय संघर्ष बीजेपी से ज्यादा कौन पैदा कर सकता है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। तो ये जातीय संघर्ष का जो मामला आपने उठाया, तमाम सारी घटनाओं का जिक्र देते हुए, इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल भी रहा है। हालांकि ये जो प्रयागराज की घटना है जिसमें चंद्रशेखर जाना चाहते थे, उसमें जो जातीय रूप देने की कोशिश की बात कही जा रही है, इसमें विपक्ष और विपक्ष दोनों दल आमने सामने है। कोई ये कह रहा है कि वहां पर गलत हुआ, इस तरह की घटना के पीछे सत्ताधारी बीजेपी के लोग शामिल है, या बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से ऐसे मुद्दों को तूल देने की कोशिश की जा रही है ताकि समाज में दुर्भावना पैदा हो सके, अलगाव की स्थिति पैदा हो सके। तो ये घटनाएं उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ घटनाओं का जिक्र जिनका आपने किया कि जब रामजी लाल सुमन के घर पर करणी सेना ने हमला किया, जब उन्होंने राणा सांगा को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, तो उसके बाद एक वर्ग विशेष के लोग लामबंद हो गए, या इटावा की जो घटना घटित हुई उसमें एक वर्ग विशेष के लोग लामबंद हो गए, या प्रयागराज में घटना को लेकर जब चंद्रशेखर जाना चाहते थे तो उनकी पार्टी के लोग लामबंद हो गए। तो ये घटनाएं ऐसी हैं जिसमें कहीं ना कहीं दो वर्ग के लोग आमने सामने आने की स्थिति बनी है। लेकिन सरकार की तरफ से लगातार इस बात की चेतावनी और ताकीद भी किया जा रहा है कि ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए, और खुद विपक्ष के भी तमाम सारे जो जिम्मेदार नेता हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह की द्वेषपूर्ण राजनीति जन्म ले। तो पक्ष और विपक्ष दोनों ये चाहता है कि ऐसे मुद्दों पर बहस ना हो, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी घटनाएं घटित होती है जिसके बाद पक्ष विपक्ष आमने सामने आता है। तो ये जरूर है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर भी सरकार गंभीर नजर आए, और विपक्ष भी ऐसे जातीय जो समीकरण के मुद्दे हैं उसको भी ज्यादा हवाले दे ताकि समाज में वैमनस्यता की स्थिति ना पैदा हो सके। तो फिलहाल तो अभी तमाम सारी घटनाएं जिनका आपने जिक्र किया उस पर तात्कालिक एक तरह से आप रिएक्शन देखने को मिला, लेकिन स्थिति फिलहाल शांतिपूर्ण नजर आ रही है। प्रयागराज में भी स्थिति फिलहाल अभी शांतिपूर्ण है। चंद्रशेखर के वहां से जाने के बाद कल पूरी रात वो वहां गेस्ट हाउस में ही रहे। आज सुबह जब वो बात कर रहे थे न्यूज 24 से, तो उन्होंने कहा कि पूरी रात वहीं पर रुके, आज सुबह उनकी फ्लाइट थी तब वो वहां से निकले। तो ये एक आप कह सकते हैं कि इस तरह की स्थिति ना पैदा हो जिससे समाज में वैमनस्यता की स्थिति उत्पन्न हो, लोग एक दूसरे को देखना पसंद ना करें। तो कोशिश इसी बात की होनी चाहिए कि ऐसे जातीय मुद्दों को हवा ना दी जाए, ऐसे जातीय मुद्दों को या जातिगत ऐसे समीकरण ना बनाया जाए जिससे किसी का नुकसान या किसी का फायदा हो जाए। एक चीज और जल्दी से अशोक आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आप ग्राउंड पर लगातार कवर करते हैं। चंद्रशेखर आजाद अभी बाइट में हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे बढ़ते राजनीतिक ताकत से सरकार घबराई हुई है। एक बात तो तय है ना अशोक कि बीएसपी के कमजोर होने या फिर ब्राह्मणों में बीजेपी को लेकर असमंजस की स्थिति के चलते इस वक्त राजनीतिक पार्टियां दलित और ब्राह्मण वोट को अति सक्रिय हो गई हैं उनके वोट के लिए। तो क्या लग रहा है कि चंद्रशेखर उस राह पर चल पड़े हैं? अभी तक तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी इसमें सबसे आगे नजर आती थी। देखिए, दरअसल चूंकि बात बहुत बड़ा प्रश्न है ये राजनीति के लिहाज से, जातीय समीकरणों को अपने पक्ष में साधने के लिए सभी राजनीतिक दलों की तरफ से कोशिश होती है, और तमाम तरह के सम्मेलन, चाहे वो प्रबुद्ध सम्मेलन रहे हो या फिर दूसरे सम्मेलन जिनको जातिगत आधार पर नाम न देकर अलग अलग सम्मेलन आयोजित किए जाते रहे, वो पक्ष और विपक्ष यानी कि चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या चंद्रशेखर की भीम आर्मी हो, ऐसे तमाम सारे दल अपने अपने पार्टी से जुड़े हुए लोगों को लामबंद करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में या किसी भी देश के दूसरे राज्य में कहीं पर भी अगर दलित उत्पीड़न की घटना आती है तो दलितों से जुड़े मुद्दों को लेकर तमाम राजनीतिक दल मुखर हो जाते हैं और ये कहते हैं कि ऐसी घटनाएं दलितों के साथ नहीं होनी चाहिए, या ब्राह्मण वर्ग को लेकर या किसी भी वर्ग को लेकर कोई घटना होती है तो उस वर्ग को अपने पक्ष में मानते हुए तमाम सारे राजनीतिक दल प्रतिक्रिया देते हैं। भीम आर्मी के मुखिया की तरफ से जो बात कही गई है कि उनकी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है इसलिए सरकार उनको दबाना चाहती है, ये एक राजनीतिक तौर पर दिया गया बयान माना जाना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तमाम सारी ऐसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका बड़ा
बड़ा जनाधार है वो भी इस तरह के आरोप लगाती है। जो भी पार्टी सत्ता में होती है दूसरी पार्टी की तरफ से यह आरोप लगाया जाता है कि उनका जनाधार बढ़ रहा है, इसलिए उनको रोकने की कोशिश की जाती है। तो ये यूपी की सियासत में जातीय समीकरणों को साधने के लिहाज से देखा जाने वाला बयान माना जाता है। कोई दलितों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाता है, कोई ब्राह्मणों के मुद्दों को उठाता है, कोई यादवों के मुद्दों को उठाता है। तो कहीं ना कहीं अपने अपने दल की तरफ से एक राजनीतिक संदेश संबंधित वर्ग में देने की कोशिश के तौर पर ऐसे बयान देखे जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।